फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार का जो सबसे बड़ा आयोग है यानी BPSC और CDPO, ये दोनों के लिए मैं आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सेट लेकर आई हूँ और ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का है। अगर आप BPSC का पहले एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें कुल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं यहाँ पर दो पार्ट में इसको कैटेगराइज कर रही हूँ 75 क्वेश्चंस का। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जाकर विजिट करें और वहाँ पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं कि 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा फ्रेंड। यानी यहाँ पर देख लीजिए, बाकी सारे एग्जाम जो कंडक्ट करवाए जाते हैं उसमें सिर्फ 4 ही ऑप्शन रहते हैं ABCD, बट जो बिहार SSC और BPSC और CDPO का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 4 की बजाय 5 ऑप्शन दिए रहते हैं। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। क्योंकि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कहीं पर भी आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में नहीं है। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की स्थापना की थी 1889 ईस्वी में, जिसका मेन मोटो क्या था? इस्लाम में सुधार करना तथा ईसाई मिशनरियों एवं आर्य समाजियों से इस्लाम की रक्षा करना। नेक्स्ट है कि 1929 ईस्वी के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिसने लड़कों तथा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी। देखिए, शारदा एक्ट की अगर बात करते हैं ना तो शारदा एक्ट को लाने वाली महिला का नाम था हरविलास शारदा। शारदा एक्ट में लड़कियों की जो मिनिमम एज मानी गई थी वो थी 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। शारदा एक्ट को दूसरे नाम से चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट भी कहा गया। जितना भी इम्पोर्टेंट नोट्स है वो आप एक कॉपी में नोट करते चलिए। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी शिव मंदिर की अगर बात करते हैं तो शिव मंदिर भूमरा नागौद में स्थित है। विष्णु मंदिर जो है वो जबलपुर के तिगवा में, दशावतार मंदिर झांसी के देवगढ़ में तथा लक्ष्मण मंदिर शिरपुर में। ये गुप्त काल की कुछ फेमस मंदिर हैं। कई एक बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि नागर जो शैली है, मंदिर निर्माण के नागर शैली, उसका विकास कब हुआ? तो ये गुप्त काल ही हो जाएगा, ठीक है ना। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण की नागर शैली का विकास हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 मैच द फॉलोइंग है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर दीवाने विजारत की अगर बात कर लेते हैं तो वो एक वित्त विभाग था, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, दीवाने रिसालत विदेश विभाग तथा दीवाने इंसा पत्राचार विभाग। ये दिल्ली सल्तनत काल के कुछ इंपॉर्टेंट विभाग थे। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। फर्स्ट है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था तथा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी। अगर समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि 1731 ईस्वी में डभोई के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने त्र्यंबक राव को पराजित कर सारे प्रतिद्वंदियों को अंत कर दिया था। तो 1731 ईस्वी में वारणा की संधि द्वारा संभा द्वितीय ने साहू की अधीनता स्वीकार की। यह भी सही है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है कि निम्न पेशवाओं का सही कालक्रम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी बालाजी विश्वनाथ की अगर बात करते हैं तो उसका शासनकाल था 1713 से 1720, बाजीराव प्रथम का 1720 से 1740, बाजीराव का 1740 से 1761 तथा माधवराव प्रथम का 1761 से 1772। नेक्स्ट है कि निम्न नेताओं व उनसे संबंधित मिसल का गलत युग्म चुनिए। तो कि कौन सा गलत युग्म है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यानी कन्हैया मिसल से संधू जाट चौधरी नहीं जय सिंह जुड़े हुए थे। बाकी सब यहाँ पर ठीक है। हीरा सिंह नक्की मिसल से, छज्जा सिंह भंगी मिसल से तथा चरत सिंह सुकरचरिया मिसल से। सिखों की कुल 12 मिसलें थी। कई एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि सिखों की कुल कितना मिसल थी, तो कुल 12 मिसल थी।
नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी फर्स्ट और सेकंड बोथ। फर्स्ट है कि आर्टिकल 124 के 3 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के विशेष के बारे में वर्णन किया गया है। और सेकंड है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति को हाई कोर्ट में लगातार एटलीस्ट 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करना होगा। और दूसरा कंडीशन है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं तो या तो आप हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहिए या फिर 10 वर्ष तक कम से कम किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट यानी वकील के तौर पर कार्यरत होंगे, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज चुने जाने योग्य होंगे। नेक्स्ट है कि राज्यपाल के विशेषाधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, दोनों करेक्ट है। फर्स्ट है कि राज्यपाल की पद की शक्तियों तथा कर्तव्यों के अनुपालन के लिए किए गए कार्यों के लिए उसे किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। और सेकंड है कि पद ग्रहण के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध कोई सिविल कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व उसे 2 माह की पूर्व सूचना देनी आवश्यक है। आर्टिकल 155 में वर्णित है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसलिए बतलाया गया है क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो धान का खेत हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीथेन गैस के जो 3 प्रमुख स्रोत हैं वो हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट है, यानी धान का खेत और कोयला का खदान। चूँकि 2 ऑप्शन यहाँ पर हैं तो ये मीथेन गैस के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा भी एक प्रमुख स्रोत है मीथेन गैस यानी CH4 का, जो पशु जुगाली करते हैं ना, तो जुगाली करने वाले पशुओं के मुख से भी मीथेन गैस रिलीज होती है। तो चलिए नेक्स्ट है कि लैटेराइट मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, उनमें फॉस्फोट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह बात गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, भारत में अगर लैटेराइट मिट्टी की बात करें तो ये जनरली मेघालय पठार के पश्चिमी तथा पूर्वी धार के क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि अशोक मेहता समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल फर्स्ट सही है कि पंचायती राज कार्यक्रम की असफलता के कारणों का अध्ययन करने एवं उन्हें प्रभावी बनाने के सुझाव देने के लिए 1977 ईस्वी में इस समिति का गठन किया गया था। और अशोक मेहता समिति की अगर बात करें तो ये त्रिस्तरीय ढांचे की समिति नहीं थी, बल्कि अशोक मेहता जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए अशोक मेहता ने द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति की थी, ना कि त्रिस्तरीय। नेक्स्ट है कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हैं। फर्स्ट है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा तथा पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 243 के झ में वर्णित है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट और सेकंड बोथ आर राइट। फर्स्ट है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। सेकंड है कि आर्टिकल 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों को विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि इंसुलिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सब सही है। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने 1921 ईस्वी में की थी। इंसुलिन के अल्प स्रवन से डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है तथा इंसुलिन के अति स्रवन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगती है। अगर इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो पैनक्रियाज यानी अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सेकंड और थर्ड करेक्ट है। सेकंड है कि ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं तथा इन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, बट फर्स्ट गलत है। फर्स्ट है कि ये जनरली राजस्थान में निवास करते हैं, जी नहीं। अगर हम लोग बात करें चांगपा समुदाय की तो यह एक बंजारा समुदाय है जो लद्दाख क्षेत्र में यांगपंग एरिया में निवास करती है। तो चलिए नेक्स्ट है कि बायोकार्बन एंड फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विश्व बैंक। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो कि ऋण प्रदान करती है। प्रेजेंट टाइम में विश्व बैंक के जो मेंबर हैं वो कुल 189 देश उसके मेंबर हैं विश्व बैंक के।
नेक्स्ट यहाँ पर 19th देख सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन करता है ऑप्शन नंबर सी यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो। अगर सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों की बात करें तो इसकी स्थापना 28 फरवरी 2016 ईस्वी को की गई थी और प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और सेकंड है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 316 में किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है कि इसका आरंभ कोलकाता में 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस योजना का मुख्य मोटो समाज के गरीब और कम आय वर्ग के लोगों के विकास के लिए एक नई जीवन बीमा योजना है। अगर हम लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करते हैं तो इसकी जो पॉलिसी में जो लोग व्यक्ति रहते हैं ना, तो पॉलिसी धारक के मौत के बाद उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर है, यानी अगर एड्स की बात करते हैं हम लोग तो एड्स जीवाणु से नहीं, HIV वायरस से होता है। साथ ही अगर पोलियो की बात करें तो पोलियो पॉलीमेलिटस वायरस से होता है, ना कि जीवाणु से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी एसिड में निश्चित रूप से उपस्थित रहता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक यानी जस्ते की, और उसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी यक्ष्मा। यक्ष्मा की अगर बात करते हैं तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है कि कम जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो उसे मरुद्भिद कहते हैं। मरुद्भिद जो मतलब कि जहाँ पर कम मात्रा में पानी होती है तो वहाँ पर भी ये पौधे आसानी से उग जाते हैं, तो उसी पौधे को मरुद्भिद कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं नागफनी, यूफोर्बिया, एकासिया एटसेट्रा। नेक्स्ट है कि संस्था एवं उनके संस्थापक का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, यानी सब के सब सुमेलित है। यानी राधा स्वामी सत्संग की अगर बात करते हैं तो उसकी स्थापना 1861 ईस्वी में शिव दयाल साहब यानी उर्फ तुलसी राम ने की थी। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन हैं। 1865 ईस्वी में उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की तथा आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की। नेक्स्ट है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही सुमेलित है, यानी गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। कथा सरित सागर की अगर बात करते हैं तो उसके रचनाकार सोमदेव हैं। राज तरंगिनी के रचनाकार कलहंत हैं तथा विक्रामांक देव चरित्र के रचनाकार विलहन हैं। तो चलिए नेक्स्ट 29 है कि यांडवू की संधि निम्न में किसके मध्य हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ई, यानी यहाँ कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यांडवू की संधि ब्रिटिश तथा बर्मा के मध्य हुई थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी मायोन ज्वालामुखी जो है ना, जो फिलीपींस देश के लुजोन द्वीप पर सिचुएटेड है, वो सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी मादा एन्फ्लूएंजा की बात करते हैं तो उनसे कौन सी बीमारी होती है? तो मलेरिया का बुखार। मादा एंडिज एजिटाई से पीत ज्वर, घरेलू मक्खी से हैजा तथा पेडिकुलस से टाइफाइड। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 32 की तरफ कि निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह पेरिस में सिचुएटेड है। जी नहीं, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह संघाई में सिचुएटेड है। बाकी सब यहाँ पर ए बी सी सही है। ए है कि दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह सेंटोस है, सही है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है तथा ब्राजील रबर के पेड़ का मूल स्थान है। तो चलिए आगे बढ़ रहे 33 की तरफ कि देश और राजधानी का गलत युग्म चुनिए। तो यहाँ पर सब तो सही है बट सी गलत है। चाड की अगर बात करते हैं तो चाड की कैपिटल बमाको नहीं है, एन डजमेना है।
नेक्स्ट है यहाँ पर मैच द फॉलोइंग, आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी चिरांग रिपू की अगर बात करें तो असम में, पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल, गारो पहाड़ी मेघालय तथा मयूरभंज उड़ीसा, ये सब माइक स्थल हैं फ्रेंड। माइक किसका, अगर फुल फॉर्म की बात करें माइक की, तो माइक का फुल फॉर्म होता है मॉनिटोरियम ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी राजघाट बांध जो है वो यमुना नदी पर नहीं, बेतवा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट, अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यानी हेलोफाइटस। तो चलिए नेक्स्ट 37 की बात कर लेते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है कि जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजेन के रूप में होता है तथा पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। सब के सब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप स्किप ना करें। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ई यानी सब के सब। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, फॉर्मिक एसिड, इसके अलावा टूथपेस्ट, एस्प्रिन टेबलेट, ये सब का यूज करके मधुमक्खी के डंक में जो जलन रहती है उससे आराम प्रदान हो सकता है। नेक्स्ट है कि जीवीके राव समिति का गठन कब किया गया था, तो 1985 ईस्वी में। क्या मोटो था करने का, तो यह ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु योजना आयोग द्वारा जीवीके राव समिति का गठन 1985 में किया गया। आप यहाँ पर मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। यानी अगर नागरहोल टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो वो कर्नाटक में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, मालघाट महाराष्ट्र तथा मुदुमलाई तमिलनाडु में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी पेंडेमिक कहते हैं। जब कोरोना वायरस सिर्फ चीन में फैला था तो वह पेंडेमिक नहीं था, जब यह ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गया तब कोरोना वायरस भी पेंडेमिक के कैटेगरी में आ गया है। नेक्स्ट है कि इन्फ्लुएंजा रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी विषाणु से। इन्फ्लुएंजा की अगर बात करें तो यह एक संक्रामक रोग है। अगर इन्फ्लुएंजा किसी को हो जाता है तो उसका लक्षण दिखलाता है कि उस पर्टिकुलर जो मतलब कि पेशेंट रहता है उसको बुखार आ जाती है, मांसपेशियों में दर्द होने लगते हैं, गले में खराश तथा थकावट महसूस होती है। नेक्स्ट है कि खसरा की बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी वायरस के द्वारा, और उस वायरस का नाम है मोरीबिली वायरस। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ई यानी यहाँ पर जो रोग है ना पोलियो और इन्फ्लुएंजा। पोलियो और इन्फ्लुएंजा की अगर बात करें तो ये जीवाणुओं से उत्पन्न नहीं होते हैं, ये वायरस से उत्पन्न होते हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन में हम अभी जस्ट डिस्कस कर सकते हैं कि ये हैं कि ये कौन से वायरस से होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। यानी बिस्ट दोआब की अगर बात करते हैं तो वो व्यास और सतलज नदी के बीच है। बारी दोआब की अगर बात करें तो व्यास तथा रावी नदी के बीच। रेचना दोआब रावी तथा चिनाब तथा चाच दोआब व्यास तथा चिनाब तथा झेलम नदी के बीच। नेक्स्ट 46 यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यानी फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर तथा फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाती है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि कवकों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ई इज करेक्ट। यानी कवकों का प्रयोग यहाँ पर सब में किया जाता है, ब्रेड बनाने में, अल्कोहल निर्माण में, दवा बनाने में तथा खाद्य पदार्थ के रूप में। नेक्स्ट है कि फाइलेरिया नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी वुचेरिया बैनक्राफ्टाई। नेक्स्ट है कि किसी देश द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ई ये सभी वजहों से, निर्यात बढ़ाने के लिए, आयात कम करने के लिए, भुगतान संतुलन के लिए तथा विदेशी मुद्रा अर्जन करने के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी अपघर्षण। अपघर्षण की अगर बात करते हैं तो अपघर्षण के द्वारा पृथ्वी के सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है, परंतु यह अपरदन से अलग है अपघर्षण। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक एजेंडा 21 से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करा क्योंकि एजेंडा 21 जो है ना वो ब्राज़ील के रियो सम्मेलन से संबंधित है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना है। नेक्स्ट है कि ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई दूसरे वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए ऋण देती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं।
नेक्स्ट है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन H.F. रीड का था। H.F. रीड एक अमेरिकन भूगर्भ शास्त्री थे जिन्होंने भूकंप विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट है कि मेघालय की गारो खासी तथा जयंतिया पहाड़ियाँ संरचनात्मक दृष्टि से संबंधित है प्रायद्वीपीय पठार से। नेक्स्ट, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? वेक्टर। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 56 की तरफ कि मियादी ज्वर यानी मियादी बुखार किस वजह से होता है? तो जीवाणु की वजह से। नेक्स्ट, जोंगसोंग चोटी किस भारतीय राज्य में है? तो यह सिक्किम में है। अगर जोंगसोंग चोटी की बात करें तो ये भारत, नेपाल और तिब्बत की त्रिबिंदु सीमा पर सिचुएटेड है जोंगसोंग चोटी। नेक्स्ट है कि ऑटिज्म एक मानसिक रोग या मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाली एक गंभीर विकार है। किस रंग को ऑटिज्म का प्रतीक माना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, नीला रंग को। अगर हम लोग ऑटिज्म की बात करें तो इसे स्पेक्ट्रम विकार भी कहते हैं दूसरे नाम से। नेक्स्ट, हाल ही में दिसंबर 2019 के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की जननायक जनता पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया है? तो हरियाणा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2018 में गोवर्धन स्कीम लॉन्च किया गया, यह किस मंत्रालय की पहल है? तो यह जल शक्ति मंत्रालय की पहल है। गोवर्धन स्कीम क्यों लॉन्च किया गया? चूंकि मवेशियों तथा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए शुरू किया गया है गोवर्धन स्कीम। नेक्स्ट है कि 14 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वनवासी समागम नामक आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया। वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा किस प्राचीन नदी पर शोध एवं अध्ययन के लिए एक बार फिर एक सलाहकारी समिति का गठन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी पर। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2019 के दौरान कौन सा देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड बोथ आर राइट। फर्स्ट है कि यह दिवस प्रत्येक 7 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस पर धन संग्रह सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को बांटकर मनाया जाता है, जिसमें 3 रंग लाल, गहरा नीला और हल्का नीला होता है। अगर हम लोग सशस्त्र सेना झंडा दिवस की बात करें तो यह दिवस कंटिन्यू 1949 ईस्वी से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के लिए आजीवन कारावास की सजा वाले अधिनियम को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष 2 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 1986 ईस्वी से यह 2 दिसंबर को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, अगर हम लोग 67 की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सी भू आकृति बनेगी पृथ्वी पटल में दरारों के बीच से एक स्थल खंड ऊपर उठ जाता है? तो क्या बनेगी? तो उस केस में भ्रंशस्थ पर्वत का निर्माण होगा। नेक्स्ट है कि कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, ऑप्शन डी, पृथ्वी के घूर्णन से। नेक्स्ट, लाला हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, चूड़ीलाल बाबा सोहन सिंह भाखना और गुरदीप सिंह जुड़े थे, ऑप्शन सी, गदर आंदोलन से। नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड किस कारण से त्यागा था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जब दुखद घटना 13 अप्रैल 1919 के अमृतसर के पार्टिकुलर जालियांवाला बाग बगीचा में हुई थी, इसी के लिए। नेक्स्ट है कि सन 1890 ईस्वी की बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन यानी श्रमिक संघ थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना M.N. लोखंडे ने की थी। नेक्स्ट, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी बुद्ध का प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के ऋषि पुंज में 5 ब्राह्मणों को दिया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ऐसा शासन मतलब ऐसा क्रिया लाने वाला जहांगीर था। 2 अस्पा मतलब कि एक सैनिक जब 2 घुड़सवार रखता था तो उसे 2 अस्पा कहा गया। वहीं सिंह अस्पा वैसे सैनिक को कहा गया जब एक सैनिक 3 घुड़सवार रखे तो उसे सिंह अस्पा का दर्जा दिया गया था।
नेक्स्ट 74 है कि मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सन 1863 ईस्वी में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, और इसकी स्थापना नवाब अब्दुल लतीफ़ ने की थी। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 75 में हम लोग एंट्री कर रहे हैं कि सन 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी इस सीरीज में सबसे पहले फोर्थ घटना घटी। चौथा नंबर पर है कि सिपाहियों का दिल्ली कूच और लाल किले में उनका प्रवेश। उसके बाद फिर एक बार फिर दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित करना। फिर आएगा कि कानपुर में विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित करना, तथा लास्ट सीरीज में तात्या टोपे को फांसी, तथा तात्या टोपे को फांसी 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी जेल में दी गई थी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।